नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की और साथ ही साथ बात करेंगे तीसरी लहर की। तो कोरोना महामारी को लेकर आज हम हमारे कार्यक्रम में बात करेंगे और खास तौर से देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में काबू में अब नजर आ रही है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से संक्रमण के नए मामले 30% की दर से इसमें कमी जरूर आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान यदि हम बात करें तो देश भर में कोरोना के 27,421 नए कोरोना केस आए हैं। इस दौरान 3,921 लोगों की मौत हुई है। 1,19,501 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की यदि हम बात करें तो देश में अब तक 2,95,10,410 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,81,62,947 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं। अब तक 3,74,305 लोगों की जान भी गई है। फिलहाल यदि बात करें तो 9,73,158 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु की दर 1.25% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो चुका है। एक्टिव केसेस अब घटकर 4% से कम हो चुके हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान अब भी बरकरार है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान बना हुआ है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में दर्ज हो रही हैं। इस बीच अब तीसरी लहर की भी तैयारी तेजी से की जा रही है, लेकिन कई सवाल हैं जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर उठ रहे हैं। कब तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर? कब तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर? तीसरी लहर पर कौन सी वैक्सीन होगी असरदार? क्या अनलॉक से कोरोना एक बार फिर से फैलने का खतरा नहीं है? क्या भारत में अब कमजोर पड़ चुका है कोरोना? साथ ही साथ क्षेत्रीय जलवायु का कोरोना पर कितना असर होगा, और इसके अलावा कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने वाली दवा कब तक आ सकती है, क्या इस पर रिसर्च चल रहे हैं, इसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो तमाम ये सवाल हैं जिनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तीसरी लहर पर कौन सी वैक्सीन असरदार साबित होगी, जिस तरह से नए वेरिएंट्स लगातार आ रहे हैं, इसके अलावा क्या अनलॉक से कोरोना फैलने का खतरा अब नहीं है, क्या उसको लेकर अब क्या भारत में अब कमजोर पड़ चुका है कोरोना, इसके अलावा क्षेत्रीय जलवायु का कोरोना पर कितना असर है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल जुड़ेगा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और अपने इन तमाम सवालों के साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो भी संशय है, दुविधा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरह की जानकारी लगातार आ रही है कि तीसरी लहर की दस्तक कभी भी हो सकती है, दूसरी लहर के साथ ही साथ विश्व के कई देशों में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। भारत में माना जा रहा है कि दूसरी लहर की फ्रीक्वेंसी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी तक दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जुलाई से अगस्त महीने में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही IMA की तरफ से, ICMR की तरफ से कोई जानकारी अभी सामने दी गई है। ऐसे में ये सिर्फ एक अनुमान है कि तीसरी लहर आएगी, किस समय आएगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि तीसरी लहर को लेकर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो तमाम जिलों में हर अस्पताल में 100-100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बाकी अन्य राज्यों में भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं तैयारियों की कमी के चलते आपातकाल की स्थिति बनी थी, ज्यादा परेशानी मरीजों को और साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन को झेलनी पड़ी थी। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की किल्लत बनी हुई थी। ऐसे में तीसरी लहर के दौरान ये परेशानी ना बने, इसको लेकर लगातार तैयारियां सरकारों की तरफ से की जा रही हैं।
तो कोरोना महामारी को लेकर लगातार हम अपने कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जानकारी हम तक पहुंचती है या जो भी जानकारी आप तक पहुंचानी होती है उसका पूरा प्रयास करते हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट से लगातार बातचीत करते हैं कि किस तरह से कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई पेशेंट है, कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई दुविधा है, तो उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम रुक करेंगे हमारे पैनल में जो डॉक्टर्स बने हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा डॉक्टर किरण पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ बनी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक भी जुड़ेंगे। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर किरण आपके पास आएंगे। जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार अपने दर्शकों को हम अपडेट करने का प्रयास करते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, और जो भी जानकारी हम तक पहुंचती है हमारा यही प्रयास होता है कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी, ताज़ा जानकारी पहुंचाएं, ताकि एक तो वो सावधान रह सकें, सतर्क रह सकें, और दूसरी बात ये है कि कोरोना महामारी में जिस तरह की ज़रूरत है, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो और चाहे कोविड गाइडलाइंस का पालन को लेकर हो, वो तमाम जानकारियां लोगों तक लगातार पहुंचती रहें, ताकि कोई भी दुविधा की स्थिति ना हो और लोग सुरक्षित रह सकें अपने घरों में। जिस तरह से तीसरी लहर की बात हो रही है, लगातार अंदेशा लगाया जा रहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कई जगह पर तीसरी लहर, कई देशों में तीसरी लहर अपनी दस्तक दे चुकी है। यदि आपसे जानना चाहूं तो क्या इस बारे में कुछ अभी से कहा जा सकता है कि आखिर वो कौन सा मंथ होगा जब हम तीसरी लहर को देख सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं? नमस्कार, आप मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि क्या अभी अंदाजा लगाया जा सकता है, देखिए बहुत डेफिनेट तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक आने की, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त से आएगी और अक्टूबर तक चलेगी, कुछ स्टडीज कह रही है सितंबर में आएगी, यूजली 2 महीने तक रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अपनी तैयारियां जितनी अच्छी कर लेंगे, जितना ज़्यादा सरकार ऑलरेडी तैयारियां शुरू करती हैं, जितना ज़्यादा हम अपना प्रोटेक्शन कर लेंगे, जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लेंगे मैक्सिमम, उतना ही थोड़े चांसेस कहना चाहिए, अगर होता भी है तो वेव थोड़ी कमज़ोर रहे। इस सब के लिए बहुत आवश्यक है कि अब तैयारियां जिस लेवल पे शुरू करी हैं सरकार ने उसी पे चलती रहें। काफ़ी ज़रूरतें हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की सरकार को ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे मतलब डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे वो अदर सपोर्टिंग स्टाफ हो। वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी पब्लिक इस बात को बहुत गंभीरता से ले। मुझे लगता है कि जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट सेकेंड वेव का रहा, जिसमें सभी ने बहुत सफ़र किया है, उसको देखते हुए लोग अब इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे और अपना प्रोटेक्शन रखेंगे, जिससे कि थर्ड वेव कम से कम आए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज आपके पास आएंगे, और जिस तरह से लगातार यहाँ पर हम प्रयास भी कर रहे हैं, तैयारियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन तो तैयार हो चुकी है, वैक्सीन लग रही है, पर दवाइयों को लेकर लोगों के मन में संशय बना है। क्या अभी तक कोई ऐसा ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है जिसमें कोरोना को लेकर कोई ऐसी दवा भी आ सकती है, और यदि उस पर रिसर्च कर रहा है तो कब तक किसी दवा के आने की उम्मीद है? जी देखिए, वैक्सीन अभी जो 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 फोकस है पूरे वर्ल्ड का, जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है, वो है कि सबसे पहले वैक्सीन को ईजाद किया जाए और ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो कि इफेक्टिव हो। अगर कोई स्ट्रेन म्यूटेट होते भी हैं, जैसे कि पहले अल्फा था, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में डेल्टा स्ट्रेन आ गया है, और अभी कुछ जगह डेल्टा बी स्ट्रेन भी आया है। पहला जो फोकस है वो ये है कि जो हमारी वैक्सीन जो बन रही है, ऑनगोइंग जो वैक्सीन हैं, वो इतनी मजबूत बन जाए कि अगर हमारे वैक्सीन जो हमारे स्ट्रेन है, अगर म्यूटेट होते भी हैं तो उसके अगेंस्ट भी वो इफेक्टिव रहें।
अभी सारा का सारा जो सारा जितना भी रिसर्च है वो इसी के हिसाब से बना हुआ है। बाकी ऑन गोइंग जो टैबलेट्स की बात हम कर रहे हैं, कुछ टैबलेट्स बनेंगी या कुछ ऐसे पाउडर्स आ जाएं या स्प्रेज आ जाएं, तो वो चल रहा है। जैसे भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर भी जो नेजल स्प्रे वैक्सीन है वो भी लगभग अवेलेबल होने की कगार पे आ गई है कि बच्चों के लिए जो है वो इंजेक्शन वैक्सीन की जगह नेजल स्प्रे वैक्सीन आएगी। तो इसी तरह की रिसर्च चल रही है बेसिकली इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए कि वायरल डिजीज है, इसके लिए टैबलेट्स जो होती हैं ट्रीटमेंट पार्ट में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो प्रिवेंशन है, जैसे इससे पहले हमारा सार्स आया था, इन्फ्लुएंजा आया, फिर HIV आया, हेपेटाइटिस आया, तो इन सब के बचाव के लिए जो जरूरी होती है वो होती वैक्सीन। अगर आपको वैक्सीन एक बार लग गई है तो चांस कम रहता है कि आपको हेपेटाइटिस होगा या इस तरह कोई बीमारी होगी। इसी तरह से ये भी है कि आपका जो पूरा फोकस है वैक्सीन के ऊपर रहेगा, वैक्सीन से हम लोग बचे रहेंगे। ट्रीटमेंट के लिए अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एडवांसमेंट नहीं हुआ है साइंस में कि अभी ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ ऐसा बोल दें कि नहीं ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ये सब वैक्सीन जो है प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन पर फिलहाल फोकस है। बाकी आने वाले समय में हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए भी जो है कुछ अच्छे हमको संकेत मिले और कोई ऐसी दवाई बने कि हम ट्रीटमेंट भी कर सकें। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम और हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे भी वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले लगातार हम कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की भी बात हुई है। जिस तरह से दूसरी लहर के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि कितनी सावधानी अब भी रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से सेकेंड वेव को माना जा रहा है कि उसका पीक खत्म हो चुका है, अब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ रही है, तो क्या ऐसे में अनलॉक के बाद कोरोना को लेकर अब हम ये मान सकते हैं कि अब उस हद तक नहीं बढ़ेगा? देखिए, अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी है। जब तक हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जब तक हमारा जो एक टारगेट है वैक्सीनेट करने का लोगों को, वो पूरा ना हो जाए, और जो भी गाइडलाइन जारी करी गई है सरकार की तरफ से वो सारा का सारा फॉलो करना है। जो हमारे डॉक्टर्स, जो पैनल जिन्होंने बताया है, वो पूरा हमें वो सावधानियां बरतनी होगी। ये वही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें ये भी नहीं करना है कि एक डोज लगी और उसके बाद हम फिर वही जो बताया जा रहा था कि मास्क लगाना छोड़ दें, हम सोशल डिस्टेंसिंग, हमें वो सारी सावधानी बरतनी है जब तक हमारा वैक्सीनेशन का जो टारगेट है, जो हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है जो वैक्सीनेट करने का। अब बच्चों की भी वैक्सीन आने वाली है, प्रेग्नेंट लेडीज़ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च चल रही है उस पर भी लैक्टेटिंग के लिए आ ही गई है वैक्सीन। तो जब तक ये हमारा वैक्सीन का पूरा हम वैक्सीनेट नहीं कर देते हैं लोगों को, तब तक ये हमें पूरी सावधानी बरतनी है। और इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि कोरोना ख़त्म हो गया है और हम अब असावधानी करें और हम ये फिर से वो करें, ये कभी फिर बस्ट आउट हो सकता है। हम जरा भी वो बिल्कुल सेम वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी और हमें प्रिकॉशन लेते रहना होगा अभी फ़िलहाल। जी बिल्कुल, आप सभी से अनुरोध करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि कोरोना को लेकर तमाम अपडेट के साथ ही लगातार अपने हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से बदलती परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से कोरोना से सावधान रहना है। ये तमाम जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें,
फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकोरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना को लेकर तमाम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये सलाह भी लेते हैं कि जिस तरह से कोरोना को लेकर स्थितियां बदल रही हैं, महामारी का पीक अब धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे में भी कौन सी सावधानियां हमें अभी भी रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी जो भी आपकी दुविधाएं हैं उसको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमने लगातार दूर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई समस्या है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपना बचाव करना है, तीसरी लहर को लेकर कौन सी सावधानियां हैं, इस विषय में भी यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें बिल्कुल संपर्क करें। संपर्क करने के लिए नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर किरण पांडे वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर ब्रिजेश पांडे वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर किरण आपके पास आऊँगी। जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर हालांकि थोड़ी धीमी ज़रूर हुई है, लेकिन दूसरा खतरा सामने ये है कि मॉनसून आ चुका है और मॉनसून की स्थिति सामने आते ही हम सभी जानते हैं कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दस्तक देती हैं, चाहे वायरल फीवर की बात कर लें, डेंगू मलेरिया की बात कर लें, इसके अलावा भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों के साथ ही साथ मॉनसून आने के साथ क्या कोरोना का भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? इसमें समय पे जनरली सारे इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, ऐसा हमेशा से देखा गया है। वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं, मौसम जब टेम्परेचर्स भी बहुत वेरिएबल होते हैं तो ये खांसी, जुकाम, सर्दी और इन्फेक्शन, मच्छर पैदा होते हैं तो मलेरिया और अदर एंडेमिक्स जो हैं वो आते हैं। कोरोना की हिस्ट्री अभी बहुत पुरानी नहीं है तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम पिछली बार की देखें तो फर्स्ट वेव आई थी वो जुलाई अगस्त में ही उसका पीक रहा था। एग्जैक्टली सेम वे इट विल बिहेव और इसका बिहेवियर इस बार चेंज होगा, ऐसे इस विषय में अभी कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस नहीं है। ये केवल मैं जो कह रही हूँ या जो बाकी लोगों को भी लगता है वो पुराने और वायरसेस की हिस्ट्री और जनरल उसके बेसिस पे ही कहा जा सकता है, लेकिन सावधानी हमें एक्स्ट्रा ज़रूर रखनी चाहिए ये देखते हुए कि ये मौसम इन्फेक्शंस के लिए होता है। कैसे सावधानी? देखिए, बाहर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें वाटर स्टैग्नेशन होता है, वेदर चेंजेस होते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस गड़बड़ा जाती हैं, जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का और जो अदर चीज़ें हैं, आप देखते हैं कि जगह जगह अभी बॉम्बे में पहली बारिश हुई थी और न्यूज़ में आ रहा था कि बॉम्बे में पूरा पानी भर गया था, इंडिकेटिंग दिस कि हमारे यहाँ जगह जगह ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम्स है। जब पानी या कोई भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है तो इन्फेक्शंस को बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ये एक्स्ट्रा सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी। हाइजीनिक कंडीशंस के लिए खाने पीने में रखना पड़ेगा,
और जो ओवरऑल कोरोना में आ रहा है कि अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चाहे कोई भी म्यूटेंट आए या चाहे कितना भी वैक्सीनेशन हो, जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अपनी डाइट हमारी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, हाई प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नरिशिंग। जो हम जंक फूड्स वगैरह आजकल कंपैरेटिवली कम हो गया है, लेकिन आज भी ऑर्डर्स वगैरह से सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ ध्यान रखें कि हमारे न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज पार्ट जो हमें ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में अब पहले के कंपैरेटिवली लोग कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन अभी और ज्यादा इस पे जागरूकता आने की जरूरत है। तो अपना योगा या जो भी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर दे कैन डू, शुड डू इट। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हाइजीनिक कंडीशंस का अपने घर में, अपना पर्सनल और अपने आसपास ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, इसको देखते हुए अपना जो वो है ड्रेसअप से लेके हर चीज, कहीं एक्सपोजर ना हो, इन बातों का ध्यान रखें। ये जनरल वायरस में है और मुझे लगता है कोरोना वायरस के लिए भी इन्हीं को बातों की हम सावधानी रख सकते हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना है, ये तो समझ लीजिए ऐसा लगता है कि यह बहुत लंबे समय तक हमारे साथ ही रहने वाला है। और लगता ही है कि हमें हमेशा ही हम सब लोग को मुंह पे पट्टी बांध के रहना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहे सब कोई, उसमें कहीं कोई उसके लिए छूट मिलती नजर नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल एक्सेप्ट करे। जी बिल्कुल किरण जी, हमारे साथ राजस्थान से कॉलर जुड़े हुए हैं राम, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। राम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये 50 दिन हो गए हैं 45 प्लस का, कोवैक्सीन लगे जी, अब कब लगवाना चाहिए? पहला डोज लगे हुए आपको 50 दिन हो चुके हैं। कोविशील्ड लगवाया था आपने? जी राम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन का डोज आपने लगवाया था, क्या कोविशील्ड लगवाया था? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर नीरज आपके पास आएंगे और हमारे दर्शक का सवाल ये है कि 50 दिन हो चुके हैं, हालांकि अब हम सभी लोगों को जानकारी है कि यदि कोविशील्ड का डोज है तो 84 दिनों का गैप होगा, लेकिन इनको हो सकता है पहले लगा हो, तो इनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी, ये तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइन आई है उसी के हिसाब से इनको शेड्यूल में स्लॉट मिलेगा, तो उसका इंटीमेशन आपके मोबाइल पे आ जाता है, आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कहने सुनने वाला है नहीं, आप पोर्टल पे अपडेट हैं, आप चेक कर लीजिए और आपको जब भी स्लॉट मिलेगा आपको, तब आपको जाके लगवाना होगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और मेरा अगला सवाल आपसे होगा, ये जिस तरह से भारत में अब स्थितियां बन रही हैं, तो क्या आज की स्थितियों को, जिस तरह से अनलॉक भी हो चुका है और कोरोना के केसेस भी कम देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर नीरज आपसे सवाल है मेरा, तो ऐसे में क्या अब हम मान सकते हैं कि भारत में कोरोना जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका है? जी, जैसे जब इंडिया में फर्स्ट वेव हुआ था, फर्स्ट वेव के बाद नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए थे, तो ये एक डिबेट छिड़ी थी कि क्या सेकंड लहर आएगी। उस इससे पहले कि उस डिबेट में हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाते, सेकंड वेव जो थी वो आ चुकी थी और उसने कितना नुकसान किया है वो हम सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से ये जो थर्ड वेव को भी इंटीमेट किया जा रहा है, इसके अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वी आर एट अराउंड 80,000 to 90,000 केसेस पर डे। जो हमारे फर्स्ट वेव में हम एक जब पीक पे थे तब हमारे इतने केसेस आ रहे थे, तो 80-90 हज़ार केस पर डे अभी आना, और अभी जो हम अगर देखें तो हमारा जो साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया है उसमें अभी मोर्टेलिटी और इतना ज़्यादा क्योस कटा हुआ है। ये हाँ नॉर्थ पार्ट से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन साउथ पार्ट में अभी बहुत ज़्यादा है। तो अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये कि जो स्टेट्स पहले अफेक्टेड हुए थे उनमें अब थोड़ा सा राहत की बात है, लेकिन कोरोना ख़त्म हुआ ऐसा कुछ नहीं है। और थर्ड वेव का भी जिस हिसाब से जो स्टडी की गई है, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने की है, साइंटिस्ट ने की है, IITs ने भी की है, उन्होंने भी कहा है कि थर्ड वेव भी जो है इनएविटेबल है, यानी कि वो आएगी ही आएगी। जी बिल्कुल। तो ये डिपेंड हम लोग के ऊपर करता है कि थर्ड वेव को से बचने के लिए हमने क्या तैयारी की है, कितना हमने प्रिकॉशंस रखा है, हम अपने नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो थर्ड वेव में कितना ले जाना चाहते हैं। ये जन सहभागिता से निर्धारित होगा, सरकार निर्धारित करेगी कि वो कितना जो तैयारी है वो कितना मजबूत करती है, और हम लोग जो जनता है
जो आम इंसान है वो ये सुनिश्चित कर ले कि थर्ड वेव में जितने नंबर पहले आए थे वो नहीं आएंगे। तो ये दोनों का जो समन्वय है उसी से ही ये निर्धारित होगा। और खासकर इसमें जो बड़ा रोल जो है वो हम लोगों का है, जो जनता है। हम लोग अगर सावधानी बरतेंगे और जो बार-बार अब सभी लोगों को याद हो गया है बिल्कुल डॉक्टर नीरज, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, समय सीमा यहाँ पर समाप्त होने को है, समय का इशारा हमें मिल चुका है। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण आपका धन्यवाद, डॉक्टर नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ डॉक्टर ब्रजेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक तरफ मॉनसून ने दस्तक दी है, दूसरी तरफ जिस तरह से अनलॉक हुआ है, ऐसे में कोरोना की स्थिति अभी काबू में ज़रूर लग रही होगी, लेकिन तब भी हमें कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहना। एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि कोरोना गाइडलाइंस को आपको नहीं भूलना है, साथ ही साथ जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि इन्हीं दोनों हथियार के सहारे हम पूरे तौर पर कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।